about another application of diffraction phenomena, that is diffraction at a state edge. कि किसी भी स्टेज एट कंपोनेंट के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें कैसा दिखाई देता है। तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टडी अबाउट डिफ्रैक्शन पैटर्न। कब? व्हेन द लाइट विल स्ट्राइक एट स्टेट एज। पहले स्टेट एज को समझिए। स्टेट एज अगर इसको हिंदी में हम बोले तो सीधा क्या बनेगा, ये किनारा, कोई भी सीधा किनारा, ठीक है। मान लो ये स्केल हमारे सामने है, इस स्केल में कौन सा एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है। तो इसके ऊपर जब हम लाइट डालेंगे, इस स्केल के ऊपर जब इस एज के ऊपर हम लाइट डालेंगे तो कैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न वो रेज प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो लाइट जब सीधी इस पे, मान लो ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, इस एज के ऊपर, तो इस तरफ हमारी स्क्रीन रखी हुई है, तो वो स्क्रीन के ऊपर कैसी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऑब्जर्व होंगे या क्या फ्रिंजेस हमें दिखाई देंगी। तो ये कुछ उसी बारे में पढ़ा गया है, ठीक है। अगर स्टेट एज के बारे में पढ़ना है तो सबसे जो बेटर अप्रोक्सीमेशन कौन देता है, जो हमारा सेविंग ब्लेड होता है, जिसको रेजर ब्लेड बोलते हैं, सेविंग ब्लेड बोलते हैं। तो सेविंग ब्लेड का जो शार्प वाला जो किनारा है वो बहुत ही शार्प होता है, यानी कि उसकी थिकनेस कम होती है। तो जब उसके ऊपर हम सोर्स की लाइट डाल देंगे तो अच्छा डिफ्रैक्शन पैटर्न वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये समझें, स्केल टाइप या उस ब्लेड का जो एक किनारा है, शार्प किनारा है, ये जो ऊपर की तरफ वाला ये कोना जो दिखाई देता है, उसके ऊपर से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो कैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न वो प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। एक बार जो नॉर्मल पीछे हमने किया था हाफ पीट जोन के बारे में, जोन प्लेट के बारे में, वही सेम थ्योरी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे कैलकुलेट करवाएंगे। सो कंसीडरेशंस देख लेते हैं। सो व्हाट आर आवर बेसिक कंसीडरेशंस। तो कंसीडरेशन में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा कंसीडरेशन में सोर्स कौन सा है, स्टेटेड कहाँ है, स्क्रीन कहाँ है, ये सब कैसी चीजें हैं और कैसे रखी हुई हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के हिसाब से। तो जब हम कंसीडरेशन देखते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर स्टेट एस के लिए, here we have source of light। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट मान लो कोई सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एमिट करती है, ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये जो एक्स वाई, ये जो एक्स वाई सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एमिट करती है, सो दैट दिस वेव फ्रंट विल स्ट्राइक विद द स्टेट एज, ठीक है। देन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द स्टेट एज वी गॉट डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये स्टेट एज है और ये सोर्स है, तीन हमारे ऑप्टिकल कंपोनेंट ये रखे हुए हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिस्टेंसेस कैसे हैं, सोर्स से लेके एज तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल ए लिया है, एज से लेके स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल बी लिया है। यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है जहां पे सीधी रे जाएगी, अगर ये रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ द लाइट हम कंसीडर करें, रेक्टिलिनियर स्टेट एक रे जाए तो वो कहां पे स्ट्राइक करेगी, सेंट्रल पॉइंट पी के ऊपर स्ट्राइक करेगी। पी प्राइम कोई अब्रप्टली कोई आर्बिट्रेरी एक पॉइंट लिया है स्क्रीन के ऊपर, इससे करीब x डिस्टेंस पे या x1 डिस्टेंस के ऊपर, जिसके ऊपर भी हम डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो xy है ये हमारा एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है और ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या बनाएगा, डिफरेंट हाफ पीरियड जोन बनाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट A लें तो A पॉइंट के बाद ये M1, M2, M3 जैसे हमने जोन प्लेट में कंसीडर किए थे, ऐसे ही हमने पॉइंट लिए हैं कि A से P के ऊपर जो रे जाएगी तो उसका जो पाथ होगा दैट इज B, उसकी जो पाथ लेंथ होगी कितनी होगी, B होगी। अब नेक्स्ट जो सेकेंडरी वेव फ्रंट M1 के ऊपर से P पे जाएगा, उसका पाथ कितना होगा, B प्लस लैम्डा बाई 2। सिमिलरली नेक्स्ट सेकेंडरी जो वेवलेट होगा M2 पॉइंट से लेके P पॉइंट के ऊपर जाएगा, उसका पाथ कितना होगा, B प्लस 2 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली M3 के बाद जो भी P पे जाएगा उसका पाथ कितना होगा, B प्लस 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा कहां तक, अप टू द वेव फ्रंट। तो समझने के लिए जैसे जोन प्लेट या हाफ पीट जोन हमने समझा था, सिमिलर थ्योरी इसकी अप्लाई होगी, ठीक है। सो दीज आर द कंसीडरेशंस। तो कंसीडरेशन पार्ट हमारा क्लियर हुआ। सोर्स के बारे में हमने बता दिया, हाँ सोर्स हमारा अगर मोनोक्रोमेटिक है तो ब्राइट और डार्क फ्रिंज आपको दिखाई देंगी, अगर सोर्स हमारा पॉलीक्रोमेटिक है
व्हाइट लाइट सोर्स है, देन वी विल ऑब्जर्व क्लर्ड फ्रिंजेस और क्लर्ड पोर्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। स्टेट एज हमने ले लिया है, स्क्रीन कहां पे रखी है, वेव फ्रंट के बारे में पता लग गया। हाफ पीरियड जोन जो हमारी हमने यहाँ पे M1 M2 M3 वो बनती हैं। डिस्टेंस ए और बी कौन से डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस ए है, ये एज से पी तक का डिस्टेंस हमारा बी है। ठीक है, फिर अब ये देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई कैसे देगा। तो इसको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो 3 पार्ट में कैसे होगा ये। पहला जो पार्ट आता है जस्ट अबोव पी, जस्ट अबोव पी। ठीक है, एक बार तो बल्कि हमें पी के ऊपर लेना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि पी से ऊपर जस्ट अबोव पी आपको कैसा पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, दूसरा पी प्राइम के ऊपर कैसा पैटर्न नजर आएगा। तीसरा बिलो पी, कि पी से नीचे आपको कैसा पैटर्न नजर आएगा। तो उस पैटर्न को अगर हम प्लॉट करें, अगर इंटेंसिटी प्लॉट करें, तो ये इंटेंसिटी प्लॉट की गई है, मैं स्क्रीन की फॉर्म में लगाया है कि मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, तो जो डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी होगी लाइट की वो कैसे ऐसे नजर आएगी। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल पोर्शन के आसपास हमारी इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। और जितना फिर हम दूर जाते हैं, यानी कि पी से जितना दूर जाते हैं या जितना ऊपर की तरफ जाते हैं स्टेट एज से, देन वी गॉट मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। सो above this point P we got various maxima minima with decreasing intensity, and finally at a large distance we are not able to distinguish between these different maxima minima, or we got a general illumination of light, एक simple illumination हमें मिलता है। ये तो बात है P के ऊपर की। P के नीचे की, P के नीचे जो इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा हमें दिखाई नहीं देगा, just intensity decrease sharply and goes to zero up to a short distance। यानी अगर P की ये बात करते हैं तो करीब यहां जाके, इस जगह जाके इंटेंसिटी हमारी जीरो होगी। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें तो यही होना चाहिए था कि P के जस्ट नीचे आपकी इंटेंसिटी जीरो आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में इंटेंसिटी जीरो तो होगी, लेकिन आफ्टर सम डिस्टेंस। तो ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन डायरेक्टली आपका यहां से स्टार्ट होता है, तो नीचे सारा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। तो इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर इंटेंसिटी विल गोज ऑन डिक्रीजिंग अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस एंड बिकम जीरो आफ्टर सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट P। ठीक है, तो ये तो इसका बिहेवियर है कि इंटेंसिटी कैसे प्रोपेगेट करती है। तो जब इस पूरे आर्टिकल को समझना है तो ये पिक्चर अपने माइंड में आपको रखनी होगी कि सेंट्रल पोर्शन के आसपास आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम मिलते हैं, और लास्ट में जाके ये क्या होता है, इंटेंसिटी आपके जनरल इल्यूमिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज करती है। ठीक है, अब एक बार ये पढ़ लेते हैं दैट जस्ट अबोव पॉइंट P, या जस्ट अबोव P क्या हो रहा है, देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। ये जो डार्क और ब्राइट बैंड बोले हैं इसी को मैं मैक्सिमा मिनिमा बोल रहा हूं। ठीक है, ब्राइट बैंड यानी कि ये हमारा क्या है, मैक्सिमा, या ये कहें कि फर्स्ट मैक्सिमा, ये कहें हमारा सेकंड मैक्सिमा। सो दिस इज आल्सो मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमा। दीज आर द मैक्सिमा एंड दीज वर द मिनिमा। तो ये भी मिनिमा है पॉइंट, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है। तो जो मैक्सिमा है उसको मैं ब्राइट बैंड बोलता हूं, मिनिमा को मैं डार्क बैंड बोलता हूं। तो ये लाइन हमारी क्लियर हो जाएगी, देयर आर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स ऑफ अनइक्वल विड्थ। अनइक्वल विड्थ से मतलब कितनी है कि हाँ, इसी की मैक्सिमा कुछ है, इसका मैक्सिमा कुछ है, इसका मैक्सिमा कुछ है, क्योंकि इंटेंसिटी में डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब इसका FWH हम देखेंगे, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिम देखेंगे, तो वो भी इनका अलग अलग मिलेगा, इसीलिए इसको अनइक्वल विड्थ बोला गया है। एंड वेरिंग इंटेंसिटी, ऑब्वियसली इंटेंसिटी वेरी कर रही है, वेरी कर रही है मतलब इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इंटेंसिटी डिक्रीज करती है, जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। These bands become closer and less distinct। ये आपस में एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, यानी ये जितना यहां पे जाएंगे तो ये एक दूसरे के और करीब आएंगे, और लेस डिस्टिंक्ट का मतलब है धुंधले होते जाएंगे,
और लास्ट में एक स्टेज ऐसी आएगी कि बैंड दिखाई देने से खत्म हो जाएंगे और एक जनरल इल्यूमिनेशन अपीयर होगी। As we move upward and ultimately they disappear, giving an uniform illumination. तो करीब इस पॉइंट पे जाके एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जनरल इल्यूमिनेशन को। ये ध्यान रखें, ये मैक्सिमा मिनिमा, ये जो बैंड है खत्म हो गए हैं तो इंटेंसिटी जीरो नहीं हुई है। इंटेंसिटी जीरो कब होती? अगर ये ग्राफ हमारा चल के इस तरफ जाता तब इंटेंसिटी जीरो होती, लेकिन यहां पे क्या है, इंटेंसिटी जीरो नहीं हुई है, हमारा एक इल्यूमिनेशन आ गया है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को मैं इल्यूमिनेशन बोलूंगा, दैट वी गॉट जनरल इल्यूमिनेशन। इंटेंसिटी जीरो का मतलब है इस लाइन को टच करे, जब स्क्रीन को टच करे उसको मैं इंटेंसिटी जीरो बोल रहा हूं, तो वो नहीं हुआ है, तो वी गॉट जनरल इल्यूमिनेशन। और कोशिश करूंगा अगर कहीं इंसर्ट होगा वीडियो के अंदर, बीच में एक इमेज को इंसर्ट करूंगा मैं जो आपको प्रॉपर फ्रिंज पैटर्न दिखाएंगी, या इसका इसी वीडियो में एक टेम्पलेट ऐसा बनाऊंगा तो उस टेम्पलेट पे इसकी इमेज की पिक्चर डालूंगा तो आप समझ जाएं कि हाँ स्ट्रेट एज की फ्रिंजेस ऐसे दिखाई देती हैं उस टेम्पलेट को देख के। फिर बारी आती है बिलो पी, कि पी के नीचे कैसे होगा, दैट बिलो पी व्हाट विल गॉट। तो बिलो पी क्या है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी है। सो इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ये अब तक आप समझ चुके हैं कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन कौन सा होता है। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, जैसे मैं हाथ कर रहा हूं तो पीछे आपको परछाई दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। तो मान लो ये स्ट्रेट एज है, तो ठीक इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो कहां पे होगी, स्क्रीन पे, ये नीचे सारा ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होगा। तो इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन द इंटेंसिटी फॉल्स ऑफ कंटिन्यूअसली, इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाती है, एंड रैपिडली, कब तक, until complete darkness is reached। ठीक है, तो कंप्लीट डार्कनेस का मतलब क्या है, ये जो इंटेंसिटी प्रोफाइल है, इंटेंसिटी कर्व है, ये आपको जीरो एक्सिस पे आ जाके मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी गोज टू जीरो। इंटेंसिटी गोज टू जीरो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डार्कनेस। तो कंप्लीट डार्कनेस आपको इसके नीचे मिलेगी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन के अंदर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रिंज नहीं होती हैं, अबोव पी फ्रिंज होती है। तो अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं या इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड्स। तो डिफ्रैक्शन बैंड की जो एक्सप्लेनेशन है इन्हीं सब चीजों में छिपी हुई है। हमने क्या कंसीडर किया है, एक आर्क ली है, ये सारी हाफ पीरियड जोन बनाई है, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया है, आर्क एक्स वाई जोन है, हाफ पीरियड जोन स्ट्रिप्स हैं, ए और बी कौन सा डिस्टेंस है, तो ये हम कर चुके हैं। तो एक बार दोबारा बताया करता हूं कि पी पॉइंट के ऊपर यहां से जो रे जाएगी उसकी लेंथ कितनी है, बी है, m1 से जो रे जाएगी b प्लस लैम्डा बाई 2, m2 से जो रे जाएगी b प्लस 2 लैम्डा बाई 2, m3 से जो रे जाएगी b प्लस 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। सो वी गॉट वेरियस पाथ लेंथ फॉर दिस वेरियस हाफ पीरियड जोन इन अपर एंड लोअर पार्ट। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो XY जो हमारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू हाफ पीरियड जोन। ये पहले पढ़ चुके हैं, जोन प्लेट में ये कांसेप्ट लगाया है कि हाँ वेव फ्रंट के अंदर तो क्या होते हैं, हाफ पीरियड जोन होते हैं। तो हाफ पीरियड जोन हमारा जितना हाफ पीरियड जोन यहाँ पे है उतना ही हाफ पीरियड जोन नीचे भी है, यानी इसको मैं AM1 मानूं तो नीचे वाले को AM1 प्राइम ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट M1 है, तो इसके नीचे M1 प्राइम पॉइंट भी है। जितना हमारा AM2 है उतना ही AM2 प्राइम भी नीचे हाफ पीरियड जोन है, जितना हमारा AM3 है उतना ही नीचे AM3 प्राइम भी है, यानी सिमिलर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन अबव दिस पॉइंट A एंड सिमिलर नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन बिलो दिस पॉइंट A। तो यानी एक ही जोन की जो रिप्लिका है, जो फोटोकॉपी है या जो सिमिलर जोन है, वो वही आपको नीचे भी अपीयर हो रहा है। ठीक है, so we got half period zone in upper and lower parts of the wavefront. Then we have to calculate intensity at point P. तो पॉइंट P के ऊपर, सिर्फ पॉइंट P को देखना, इससे ऊपर कुछ नहीं देखना हमने, ना इसके नीचे देखना। तो फर्स्ट हमारी जो पोजीशन है, इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। What is the value of intensity at this point P? What is the value of intensity at this point P prime? And what is the value of intensity below P? तो तीन पार्ट में ये आर्टिकल अब डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है कि P के ऊपर कौन सी इंटेंसिटी गई है।
तो सिमिलर आर्टिकल है जो हमने हाफ पीरियड जोन में किया, जो हमने जोन प्लेट में कंसीडरेशन की है, ठीक उसी तरह से हमें चलना है इसमें। तो जैसे हमने जोन प्लेट में किया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी, तो पी के ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मान लो हम कैपिटल ए मान लेते हैं। सो कैपिटल ए जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो क्या था, A1 फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड माइनस A2। माइनस क्यों लिया, क्योंकि उसका जो फेज है आउट ऑफ A1 है, यानी कि उसका फेज उससे उल्टा है। ठीक है, तो A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आपके आते जाएंगे अप टू AN। तो इसका रिजल्ट कितना आया था जोन प्लेट वाले आर्टिकल में, A1/2 आया था। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P जब हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें इसका एम्पलीट्यूड देखना होगा, दैट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, इसको क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P। तो P के ऊपर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया है, A1/2 आया है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, A1 स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करते हैं इसको मैं साफ करूंगा और बाकी का मैथमेटिक्स करेंगे, तो उसके लिए इस चीज को आपने याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट में हमारी इंटेंसिटी कितनी आई है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज व्हाट, A1 स्क्वायर अपॉन 4। तो P पॉइंट के ऊपर लाइट की इतनी इंटेंसिटी पड़ेगी, लाइट की इतनी इंटेंसिटी आएगी। अब सेकंड पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट अबव P, यानी P के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं जस्ट अबव द P, तो उसके ऊपर कितनी इंटेंसिटी फॉल होती है, तो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस हमें देखना है। और वही हमारे काम का है, क्योंकि जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है वो कहां आ रहा है, P से ऊपर की तरफ आ रहा है, P से ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट। तो P से ऊपर की तरफ की थ्योरी क्या है, मान लो अभी हमने P पॉइंट लिया था, अब क्या लेंगे, P प्राइम या P1 जो भी पॉइंट लें, तो इस पॉइंट के ऊपर कितनी इंटेंसिटी जा रही है उसको हमने कंसीडर करना है। तो इस चीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, मान लो वेव फ्रंट की बात करता हूं मैं, तो ये वेव फ्रंट ऐसे है कि यहाँ पे हमारा पॉइंट A है और करीब यहां जाके हमारा पॉइंट C है, और इसको XY वेव फ्रंट को हमने बोला था। नीचे वाले को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो हमारे कोई इंटरेस्ट का रीजन नहीं है। तो इस वेव फ्रंट को दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो एक पोर्शन तो ये बनता है बिटवीन A एंड C, एक पोर्शन बनता है CX। तो एक लाइन ड्रॉ करें सोर्स S से जो इस P प्राइम के ऊपर जाके मिले, जहां पे हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1, अभी बता रहा हूं A1 क्यों है। अगर P पॉइंट P प्राइम, इसको P प्राइम नहीं सॉरी P1, ये जो P1 पॉइंट है वो हमारा कुछ ऐसे है कि इसके ऊपर कितना एम्पलीट्यूड जाएगा, तो कितना एम्पलीट्यूड जाएगा यहां से ये लाइन हमें बताएगी। तो हाफ पीरियड जोन कैसे कंसीडर होंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 एट पॉइंट P1 विल बी इक्वल टू, एक तो ये एम्पलीट्यूड जाएगा, ये कौन से वाला है A1/2। तो A1/2 कौन सा होता है कि n नंबर ऑफ जोन प्लेट होती हैं, उनके कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो हमारा A1/2 आता है। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू अपर पार्ट CX, यानी CX के ऊपर जो भी n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन होंगी, भाई इस पोर्शन के अंदर जो भी n नंबर हाफ पीरियड जोन होंगी, इनके कारण जो एम्पलीट्यूड होगा P1 पॉइंट के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी होगी A1/2। ठीक है, सेकंड टर्म। अब ये सेकंड टर्म कौन सी है, ये हमारा AC या CA, ये वेव फ्रंट मान लो इसके अंदर एक हाफ पीरियड जोन है। दिस पोर्शन AC कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल हाफ पीरियड जोन। तो सिंगल हाफ पीरियड जोन के कारण जो एम्पलीट्यूड P1 पे जाएगा उसका सिंपली एम्पलीट्यूड कितना लिख रहे हैं हम, A1। So A1 is the amplitude of first half period zone. So total amplitude will be A1/2 plus A1. तो कितना हो जाएगा दोनों का सम, 3A1/2। ठीक है, so resultant amplitude at point P due to upper part CX, and if we have considered a single half period zone, then its total amplitude will be 3A1/2. इंटेंसिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये सारा इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल इंटेंसिटी हमें कितनी मिलेगी, 9/4 A1 स्क्वायर। तो ये जो इंटेंसिटी होगी ये हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी।
और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये जो फर्स्ट मैक्सिमा हमारा आया, इस फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी आई, 9/4 A1 स्क्वायर। तो जो इसकी इंटेंसिटी आई वो इतनी आई। सो दिस इज अवर फर्स्ट मैक्सिमा। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कैसे देखेंगे, ये तो हर एक में चलेगा, CH इसके अंदर n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन है, वो तो हर एक केस में कंसीडर होगा। तो ये जो वेवफ्रंट दो पार्ट में डिवाइड है, n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन प्लस दिस पोर्शन, इसकी हमें कंसीडरेशन चेंज करते जानी है। अभी हमने क्या किया था कि ये पोर्शन ऐसे है, इस वेवफ्रंट के अंदर मान लो एक हाफ पीरियड जोन है। अब करते हैं इस पोर्शन के अंदर मान लो दो हाफ पीरियड जोन है, तो जब इसके अंदर 2 हाफ पीरियड जोन होंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड P1 पॉइंट के ऊपर कितना होगा। So this will be A2, this A1/2 CX वाला जो एम्पलीट्यूड है, ये वाला n नंबर हाफ पीरियड जोन जिसकी कंसीडरेशन हम शुरू से लेते आ रहे हैं, प्लस अब हमने क्या किया, दो हाफ पीरियड जोन ज्वाइन की हैं, दो हाफ पीरियड जोन कंसीडर की हैं। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन। और नेक्स्ट कौन सी आती है, अपने आप नेक्स्ट में नेगेटिव आती है। ये हमने देखा ना कि A1 -A2 +A3 -A4 अल्टरनेट प्लस माइनस आती जाती हैं। तो दो हाफ पीरियड जोन जब इस पोर्शन के अंदर आएंगी तो ये हमारा सेकंड एम्पलीट्यूड बन जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको सोल्व कर लेंगे, A1/2 + A1 3A1/2 हो जाएगा -A2। सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A2 एट दिस पॉइंट P प्राइम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी विल बी 3A1/2 -A2। अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे कितनी थी, 3A1/2, ये भी कितनी है, 3A1/2, लेकिन इस इंटेंसिटी से कुछ ना कुछ माइनस कर दिया गया है। इसका मतलब ये इंटेंसिटी इससे कम होगी, ये वाली इंटेंसिटी इससे कम होगी, इसीलिए जो ये हमारा मैक्सिमा था तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, मिनिमा। तो ये जो फर्स्ट मिनिमा आया है, ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा था, ये जो फर्स्ट मिनिमा आया है, दिस फर्स्ट मिनिमा इज दिस वन, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा होगा। तो इस फर्स्ट मिनिमा की इंटेंसिटी कितनी आएगी, इतनी आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसीडरेशन जब हम लेते हैं A3, तो A3 में क्या लेंगे, A1/2 तो हमारा एज यूजुअल वही चलेगा, n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन, प्लस ये जो AC जो वेवफ्रंट का पार्ट है, इसमें अब एक कंसीडर कर लिया हाफ पीरियड जोन, दो कर लिया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, व्हेन वी हैव 3 हाफ पीरियड जोन, तो जब इसके अंदर 3 हाफ पीरियड जोन होंगी तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा और इसकी इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी, 3A1/2 -A2 + A3। तो ये हमारा मिनिमा था ऊपर वाले केस में, इसमें कुछ और ऐड कर लिया तो क्या बन जाएगा, ये मैक्सिमा। लेकिन मैक्सिमा कौन सा बनेगा, सेकंड मैक्सिमा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ऊपर वाले से कुछ कम है। ठीक है, सो दिस विल बी सेकंड मैक्सिमा। तो सेकंड मैक्सिमा एक तरह से कौन सा, ये वाला, दिस वन इज सेकंड मैक्सिमा। तो सेकंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी हमारी ये होगी। देन A4 पे आ जाते हैं। A4 कौन सा होगा, व्हेन वी कंसीडर 4 हाफ पीरियड जोन इन दिस वेवफ्रंट रीजन AC, तो इसका एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा और इसकी इंटेंसिटी क्या बनेगी, ये बनेगी। तो ये ऊपर सेकंड मैक्सिमा आया था, तो इसके बाद कौन सा आएगा, सेकंड मिनिमा आएगा। बिकॉज इन दिस वे वी गॉट अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा एंड सो ऑन। सो वी गॉट अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा इन दिस वे। ठीक है, मान लो इसके अंदर अभी 4 हाफ पीरियड जोन कंसीडर किए हैं, फिर 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, इसी तरह से n नंबर। अगर इस पोर्शन के अंदर भी n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता है, n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन का A1/2। तो ऊपर वाले में भी A1/2 है, नीचे वाले में भी A1/2 है, हेंस for n number of half pit zone, resultant amplitude will be A1/2 plus A1/2, simply A1. Then intensity will be A1 square. So we have square of generally simple amplitude. Mostly books में इसको IN की बजाय I0 लिखते हैं और इसको A0 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको n से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको A1 लिखा है। ठीक है, so what is this? Uniform illumination. तो इस कंडीशन के लिए जब n नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन हो जाएंगी, हमारे पास ब्राइट और डार्क या मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएंगे, एक जनरल इल्यूमिनेशन आएगी। इसीलिए आगे जाके ये एक स्ट्रेट लाइन सिंगल लाइन है जो आपकी जनरल इल्यूमिनेशन को बताती है। ठीक है, तो इसी केस के अंदर जब इंटेंसिटी एट ए पॉइंट जस्ट अबव P हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हम मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन भी निकाल लेते हैं।
तो नेक्स्ट आर्टिकल इसी का रहेगा. सो दिस इज द सब पार्ट और मैथमेटिक्स ऑफ दिस दैट पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा से क्या मतलब है कि ये मैक्सिमा मिनिमा आएगा कितनी दूरी पे, सेंट्रल पॉइंट से. यानी ये हमने P1 पॉइंट लिया है तो ये सेंट्रल पॉइंट से हमारा मान लो डिस्टेंस x1 है, कितनी दूरी पे, और what is the value of this x from this central part. So that will give us position of maxima and minima. इसको यहाँ इस डायग्राम से इसको सोल्व करेंगे. ठीक है, तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा इस फॉर्मेशन में मैंने बना लिया है. So we have again source of light, this distance is a, this distance is b. Consider this point P1. So that this P1 is situated at a distance of x1 or x from the central point P. ठीक है, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है हमारा C है, ये पॉइंट A है, तो ये डिस्टेंस भी A है क्योंकि ये डिस्टेंस भी A था. तो इसी का मैथमेटिक्स देखते हैं. तो मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, यानी एक रे जो यहाँ A से P1 पे जाएगी इस पॉइंट से, और दूसरी रे जो इस C पॉइंट से P1 पे जाएगी, तो उन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा. ठीक है, बिकॉज A is act as a pole for point P, where C will act as a pole for point P1. तो मान लो अगर इस पे मैं परपेंडिकुलर डालूं, so then this much will be our path difference. This much will be our path difference. तो ये हमारा पाथ डिफरेंस आएगा. तो पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, AP1 माइनस CP1. AP1 माइनस CP1. तो पोजीशन निकालने के लिए जैसे हम नॉर्मल कन्वेंशनल इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन में करते आते हैं कि हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा पोजीशन निकालने के लिए मैक्सिमा या मिनिमा की. So path difference is represented by delta here. So this will be AP1 minus CP1. तो AP1 ये डिस्टेंस में से CP1 घटा देंगे, then this will comes out to be our path difference delta. तो इस डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी. ठीक है, so this delta path difference will be equal to odd multiple of lambda by 2. ये हमारी पुरानी कंडीशन होती है, odd multiple होता है या even multiple होता है. तो odd multiple हमने क्यों चूज किया, क्योंकि मैक्सिमम को जब हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमा आया, यहाँ पे मैक्सिमा आया, यहाँ पे मैक्सिमा आया, तो कितनी हाफ पीरियड जोन है 1. यहाँ पे मैक्सिमा आया तो कितनी हाफ पीरियड जोन है 3. नेक्स्ट में 5, तो 1 3 5 एंड सो ऑन. इसीलिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. और इवन में क्या है, मिनिमा. मिनिमा में कितनी हाफ पीरियड जोन थी 2, और यहाँ पे कितनी थी मिनिमा में 4. यानी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 सिंपली n लैम्डा फॉर मिनिमा. तो ये कंडीशन होती है that path difference will be equal to odd multiple of lambda by 2. This is the condition for maxima here. When this path difference P1A or AP1, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, AP1 minus CP1 is equal to even multiple of lambda by 2. 2 से 2 कैंसिल करें तो सिंपली n lambda. This is the condition for minima here. इसका मतलब क्या है, अब हमें AP1 और CP1 निकालने हैं, या इनडायरेक्टली ये कहें कि हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है. तो डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए जो डिफरेंट कॉन्सिडरेशंस है हमारे पास वो क्या है, लाइक SA इज इक्वल टू A, ये डिफरेंट डिस्टेंस है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास x1 है. सिंपली नॉट x1, ओनली x, ओनली x. सो दिस इज A, दिस इज B, P1 इज द x. ये हमें फाइंड आउट करना है. देन पाथ डिफरेंस डेल्टा विल बी इक्वल टू, तो डेल्टा क्या है, AP1 माइनस CP1 इज इक्वल टू. अब AP1 क्या है, AP1 को देखिए, AP1 तो ये क्या है, एक ट्रायंगल बन रही है. सो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्रायंगल के ऊपर, स्क्वायर ऑफ दिस वन प्लस स्क्वायर ऑफ दिस वन, इट मींस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दिस वन. तो AP1 की वैल्यू है माइनस CP1. CP1 क्या है, CP1 निकालना है, तो पूरे में से ये घटा देंगे तो CP1 आ जाएगा, यानी SP1 माइनस SC. और डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट माइनस, इसमें क्या है SP1 देखना है. तो SP1 किसके बराबर है, SP1 स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन के बराबर है. तो SP1 कौन सा है, SP1. तो ये कहां से निकलेगा, इस पूरी ट्रायंगल से निकलेगा. तो SPP1 विद द फुल ट्रायंगल, तो स्क्वायर ऑफ दिस वन यानी कि SP1 क्या हो जाएगा, SP1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. बेस कितना है a प्लस बी, परपेंडिकुलर कितना है x, तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा. सो a प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है ये. क्यों, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, SP1. तो SP1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस वन
सी। तो एस सी कितना है, ए डिस्टेंस है, सिंपली माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म के अंदर अगर हम b कॉमन लें, ये स्क्वायर है ये अंडर रूट है तो बाहर b आ जाएगा, तो b अंदर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि यहां b नहीं था तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस इसके अंदर से a प्लस बी कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस a प्लस बी बाहर कॉमन लेते हैं, तो पहली टर्म में ये क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, इसको अंडर रूट को हमने ऊपर डाल दिया है तो 1 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट और प्लस a माइनस, ठीक है माइनस यहां था माइनस यहां था तो ये प्लस ए बन जाएगा जाके। ठीक है, तो अब इस टर्म के ऊपर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसके ऊपर हम क्या करते हैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। सो अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम ऑन दिस पॉइंट एंड बाइनोमियल थ्योरम ऑन दिस वन एंड नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म, तब हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस था डेल्टा, सो दिस वाज इक्वल टू दिस वन, तो इस पे हमने क्या करना है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है और हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट करना है। सो इफ वी अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम ऑन दिस वन देन वी गॉट b 1 plus x square upon 2b square। बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, अगर उसका रिजल्ट आपको याद है तो 1 plus x raised to power n इक्वल टू 1 plus nx प्लस, हमें यहाँ पे क्या करना है हायर ऑर्डर टर्म कंसीडर नहीं करनी है, सिर्फ सेकंड ऑर्डर टर्म तक बाइनोमियल थ्योरम को लगाना है, यानी यहाँ पे जो हाफ पावर है उसको इससे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है इसमें। तो b हमारा बाहर कॉमन है एज इट इज, तो b बाहर रहेगा 1 प्लस x यानी कि x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद दिस हाफ 1/2, तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस a प्लस b हमारा एज इट इज है, तो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस तो 1/2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस a, ये हमारा एज इट इज था। तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं ये क्या आ जाएगा सिंपली b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस a प्लस b 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस b, ये होल स्क्वायर था यहाँ पे a प्लस b था तो एक पावर कैंसिल रहेगी तो सिंपली a प्लस b, बाहर क्या था प्लस a। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये आ जाता है, तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है, इसमें क्या आएगा ये b है माइनस b है ये माइनस a है, तो आपके पास कितनी टर्म बचेंगी सिर्फ 2 टर्म बचेंगी, माइनस a b वगैरह ये कैंसिल रहेगा। तो इसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन है बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 अपॉन b, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये भी बाहर कॉमन है तो अंदर क्या बच गया माइनस 1 अपॉन a प्लस b। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एलसीएम ले लिया b a प्लस b, तो यहाँ एलसीएम लेने के बाद b से b कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ a। It means this delta part difference will be x square by 2 a upon b a plus b, so then this is our final path difference। तो ये जो हमारा पार्ट डिफरेंस आया है इससे ऊपर जो हमने कंडीशन लिखी थी that part difference will be odd multiple or even multiple of lambda by 2, वही कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। so that for maxima, maxima में हमारी कंडीशन क्या थी पार्ट डिफरेंस कौन सा x square by 2 a upon b a plus b will be equal to odd multiple of lambda by 2, so this was odd multiple of lambda by 2। ठीक है, so this is our first condition which is for maxima। तो जब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए हमारे पास अब ये इक्वेशन बन जाएगी, तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, so that this x square will be b a plus b upon a into lambda 2n minus 1। जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो स्क्वायर को हटाने के बाद इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा की कंडीशन है, अब इसके फुट में मैं मैक्सिमा लिख देता हूं, that position of this maxima x max will be directly proportional to this 2n minus 1। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन होगी मैक्सिमा की वो इससे p सेंटर से कितनी दूरी पे होगी वो हमें इस इक्वेशन से पता लगेगा, एंड दिस पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n minus 1 अंडर रूट। ठीक है, इस पोजीशन को फर्दर हम इसी इक्वेशन को यूज करते हुए ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x1 निकालो x2 निकालो x3 निकालो x4 निकालो, इसका मतलब क्या है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, कौन सी है मैक्सिमा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा एंड फोर्थ मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको करते जाएंगे, तो आपस में एक दूसरे के बीच में डिफरेंस भी इसमें निकालते हैं कि मैक्सिमा के बीच में कितना डिफरेंस होगा, यानी हमें ये निकालना पड़ेगा x2 minus x1
इससे नेक्स्ट मैक्सिमा के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, x3 माइनस x2, नेक्स्ट x4 माइनस x3। तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करते हुए। सिमिलरली फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या था, this part difference, this one will be even multiple of lambda by 2 or simply n lambda. So this is the condition for minima. Similarly यहां से भी हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो यहां से जब x स्क्वायर निकालेंगे और फिर अंडर रूट लेंगे तो x मिनिमा आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ba plus b lambda upon a। यहां पे ध्यान दें, देखो ba plus b lambda upon a, ba plus b lambda upon a, यानी ये फैक्टर तो दोनों में कॉमन है, तो जो डिफरेंस बनाता है ये फैक्टर बनाता है, दैट दिस मैक्सिमा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2n minus 1, here this is directly proportional to square root of n। ठीक है, सिमिलरली पोजीशन ऑफ मिनिमा also find out here in this way, x1 x2 x3 x4, जैसे हमने ऊपर किया है ऐसे ये चीज भी कर सकते हैं, this will be for minima। ठीक है, so this is the position of maxima and minima for diffraction pattern। तो हमने पॉइंट P के ऊपर कर लिया, पॉइंट P के ऊपर हमारी इंटेंसिटी कितनी आएगी, फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल था, उसके बाद P से ऊपर कोई P1 आर्बिट्रेरी पॉइंट है, उसके ऊपर मैक्सिमा मिनिमा कैसे आएंगे ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सिर्फ एक पोर्शन बचा है बिलो C, कि ये नीचे की तरफ क्या रहेगा, नीचे की तरफ क्या होता है। तो नीचे की तरफ कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं आता है, कोई भी बैंड नहीं आता है। सो नेक्स्ट विल इंटेंसिटी इन ज्योमेट्रिकल शैडो, इसको बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर सिर्फ हमें डार्कनेस मिलती है, और डार्कनेस भी कुछ टाइम के बाद मिलती है या कुछ डिस्टेंस के बाद मिलती है। ऐसा क्यों है, बिकॉज यहां पे P पॉइंट से नीचे जो भी लाइट पड़ेगी वो यहां से आनी थी, एंड दिस n नंबर ऑफ जोन, जैसे ऊपर थी ऐसे नीचे भी तो वेवफ्रंट के अंदर नंबर ऑफ जोन्स हैं, सो दिस फ्रस्नल हाफ पीरियड जोन विल बी ब्लॉक्ड बाय दिस स्टेट एज, सो नो डायरेक्ट जोन ऑफ दिस वेवफ्रंट below this A will appear on the screen। So we got simple illumination due to the other zone which are here above the state edge, और वो भी क्या होगी, उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी and it will sharply goes down to zero। So in geometrical shadow region the intensity goes on decreasing and after some time it will becomes zero, and we got complete darkness in this portion, so no diffraction band is observed here। ठीक है, इसमें एक जो स्पेशल एप्लीकेशन आती है तो लैब में इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, वो हम यहां से इसके अंदर क्या करते हैं, लैम्डा निकालने का काम करते हैं, दैट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है इसकी, एक्सपेरिमेंट में या प्रैक्टिकल में आप यूज करते हैं इसको, एक्सपेरिमेंटल फार्मूला कहें या इसकी एप्लीकेशन कहें, टू फाइंड wavelength of source of light। तो सोर्स ऑफ लाइट की आप वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, किसी भी फार्मूला का आप उठा लें, मान लो x मैक्सिमा को आपने उठा लिया है, तो इसका फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ b a प्लस b अपॉन a इंटू लैम्डा एंड 2n माइनस 1। ठीक है, तो मान लो इसमें आपने x1 निकाल दिया, x1 के लिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो x1 के लिए सिंपली फार्मूला ये हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमा था, सो इन केस ऑफ मैक्सिमा दिस x1 विल बी इक्वल टू दिस वन b a प्लस b लैम्डा अपॉन a। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे x1 के लिए, तो 2 माइनस 1 1, सो दिस द फार्मूला। सिमिलरली आप xn लिखें या मान लो आपने x5 लिख लिया, ठीक है, तो x5 के लिए 5 दूनी 10 माइनस 1 9, तो अंडर रूट 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 निकल के बाहर निकल के आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जो भी ये चीजें हमारी कॉमन है। तब इन दो का डिफरेंस लें, x5 माइनस x1 लें, तो ये आप प्रैक्टिकल से नोन करेंगे, प्रैक्टिकल से नोट डाउन करेंगे, ये कॉमन पोर्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 माइनस 1 सिंपली आपका 3 आएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट को यूजिंग दिस फार्मूला और यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। या सिंपली आप ये समझें कि इसके अंदर भी लैम्डा है और इसके अंदर भी लैम्डा है, आप किसी को भी मैक्सिमा मिनिमम का यूज करते हुए वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू स्टेट एज। थैंक यू।